अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है हम बात करेंगे रमज़ान पे और टाइप 1 डायबिटीज़ पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का जो मुबारक महीना है बहुत ही करीब आ चुका है और टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ जो है उसमें हम कैसे रोज़े रखें उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। वैसे तो देखिए इस पे फ़तवे मौजूद हैं कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो रोज़ों की छूट मौजूद है। तो और हमारा जो इस्लाम जो मज़हब है उसमें भी कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करना या अपने आप को तकलीफ़ दे के इबादत करना जो है वो पसंद नहीं किया गया। तो अगर आपके लिए मुश्किल है रोज़ा रखना विद टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि मुश्किल होता ही है, तो बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़ितरी तौर पर इंसान का दिल चाहता है रमज़ान के महीने में जब इर्द-गिर्द इतना अच्छा माहौल होता है और सारे लोग रोज़े रख रहे होते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम कुछ रोज़े रख लें। हफ़्ते में 1 रोज़ा, 2 रोज़े, 3 रोज़े रखे जा सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ों पे फ़ोकस करें, कुछ चीज़ों पे अमल करें तो चंद रोज़े रखे जा सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। जैसे कि हमें रमज़ान में इंसुलिन को किस तरह से एडजस्ट करना है, फिर हमने खाने क्या खाने हैं रमज़ान में जिससे हमारा रोज़ा भी आराम से गुजरे और रोज़े जिस टाइम जिन औकात में हम रोज़े में नहीं होते वो भी टाइम सही गुजरे। लेकिन हम सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। अभी आज जो है हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हम अपनी इंसुलिन को कैसे मैनेज कर सकते हैं रोज़ा रखने के लिए। अगेन मैं फिर से यही रिकमेंड करूँगा कि कंटिन्यूस रोज़े ना रखे जाएँ, छोड़ के रोज़े रखे जाएँ तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और जो रोज़ा रखने का जो एक शौक़ है वो भी अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। तो ये है कि एक चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ इधर, वो ये है कि डिहाइड्रेशन जो है वो काफ़ी हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ अगर आप रोज़ा रखें तो। और डिहाइड्रेशन से आप लोगों को पता ही होगा कि कीटोन्स डेवलप होते हैं और कीटोन्स जो हैं डी के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कॉज कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है और अक्सर टाइप 1 इसके गो थ्रू हो चुके ही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अफ्तार से लेकर सहर तक का जो टाइम होता है उस टाइम पे जितना पानी पी सकते हैं पानी पिए, ताकि बाकी का जो दिन है वो डिहाइड्रेशन में ना गुजरे। 8 से 10 गिलास रिकमेंडेड है अफ्तारी से सहरी तक, लेकिन अगर ज़्यादा पी सकते हैं तो और अच्छा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उन अफराद की बात कर लें जो कि बेज़ल बोलस थेरेपी के ऊपर हैं और जो अफराद बेज़ल बोलस थेरेपी के ऊपर नहीं है, बेज़ल बोलस हम कहते हैं फास्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स के ऊपर है। तो जो लोग इस पर नहीं है, एन और आर पे है या मिक्स्ड इंसुलिन पे है, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो एटलीस्ट रमज़ान में बेज़ल बोलस पे शिफ्ट हो जाएँ। अक्सर लोग जो है हम ये जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इंसुलिन की प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो वो एन और आर या 70-30 यूज़ करते हैं। तो लेकिन रमज़ान में अगर रोज़े रख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो बेज़ल बोलस पे शिफ्ट हो जाए रमज़ान से पहले ही 10-15 दिन पहले, ताकि जो है डॉक्टर उनकी डोज सेट कर दे और फिर उस लिहाज से फिर वो रोज़े रख सकें। बहरहाल जो लोग बेज़ल बोलस पे फास्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए ये है कि उनको इस तरह से करना है कि जो उनकी बेज़ल इंसुलिन होती है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, जो कि लैंटस हो सकती है, लेविमीड हो सकती है, वो दिन में 1 बार लेते हैं। उमूमी तौर पर जो है रात में सोने से पहले लेते हैं। दिन में भी कुछ अफराद जो है सुबह में भी लेते हैं, कुछ अफराद ज़्यादातर अफराद जो है रात में सोने से पहले लेते हैं। तो रात में सोने से पहले जो आप इंसुलिन लेते हैं लॉन्ग एक्टिंग, जो कि 24 घंटे तक असर रखती है, उसको आपने अफ्तारी के बाद लेना है, पोस्ट इफ्तार लेना है और उसकी डोज जो है आपने 30 to 40% रिड्यूस कर देनी है। अब जो मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ अभी पहले मैं बेज़ल बोलस के लिए बताऊंगा, फिर मैं पम्प वालों के लिए बताऊंगा, तो आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं उस लिहाज से इसको नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लिख लें अपने पास। तो जैसे मैंने बताया कि अपनी लैंटस की जो डोज़ है आपकी बेज़ल इंसुलिन की, वो आपने 30 to 40% रिड्यूस करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ तो 30-40% उसको अगर मैं रिड्यूस कर दूँ तो वो रह जाती है 6 यूनिट्स। 10 में से हम 3 या 4 यूनिट्स निकालें तो 6 यूनिट्स रह जाती है। तो 60% ऑफ माई ओरिजिनल बेज़ल इंसुलिन जो है वो मैंने लेनी है और वो मैंने सोने से पहले नहीं लेनी बिल्कुल भी, वो मैंने अफ्तारी के बाद लेनी है इंसुलिन। तो मेरी लैंटस की डोज फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स 10 यूनिट्स तो फिर मैं जो हूँ वो 6 यूनिट्स लूँगा आफ्टर इफ्तारी। ये तो बेज़ल का बहुत ही सिंपल सा हो गया। अब बोलस पे हमने ये करना है कि बोलस इंसुलिन हम खाने के साथ लेते हैं। आप जब भी खाना खाते हैं तो उस टाइम पे लेते हैं। तो रमज़ान में उमूमी तौर पर आप जो है सहरी कर रहे हैं और अफ्तारी कर रहे हैं, तो अफ्तारी के टाइम पे आपने अकॉर्डिंग टू योर कार्ब्स जो आप इंसुलिन लेते हैं वही लेनी है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू माई कार्ब्स मैं समोसा खा रहा हूँ, फ्रूट्स खा रहा हूँ,
दूध वगैरह कोई जूस वगैरह ले रहा हूँ, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मेरा अकॉर्डिंग टू माय कार्ब रेशियोज मेरी इंसुलिन उसके लिए 15 यूनिट्स बनती है मेरी फास्ट एक्टिंग नोवोरैपिड इंसुलिन की, तो मैं 15 ही यूनिट्स लूँगा। जितने मैं यूनिट्स मेरे अकॉर्डिंग टू कार्ब्स बनते हैं उतने ही लूँगा इफ्तारी में। कुछ लोग रात का खाना भी खाते हैं, तो रात के खाने में भी आप एग्जैक्टली उतनी ही यूनिट्स लेंगे जितने आप रमज़ान से पहले रात के खाने में ले रहे थे, या जो भी आप कार्ब काउंट करके जो आप लेते हैं इंसुलिन उसी लिहाज से लेंगे। अब बात आ जाती है सहरी के टाइम पे, तो सहरी के टाइम पे आपने ये करना है कि कार्ब काउंट करना है, और कार्ब काउंट करने के बाद 20% रिड्यूस करके इंसुलिन लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सहरी में जो भी मैं खाना खा रहा हूँ, पराठा खा रहा हूँ, उसके साथ अंडा ले लिया, मैंने चाय ले लिए, और उसके लिए मेरी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बनती है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट मैं पूरे नहीं लूँगा, 20% उसमें से रिड्यूस करूँगा। 20% रिड्यूस कर लिया तो मेरे बचे 8 यूनिट, तो मैं 8 यूनिट इंसुलिन लूँगा। इससे ये होगा कि मेरा पूरे रोज़े के दौरान मुझे हाइपोग्लाइसीमिया होने के ख़तरा कम हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी बेसल बोलस पे बात। आप चाहें तो इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हैं, नोट कर लिया तो अच्छी बात है। अब हम मूव करते हैं पंप। जो लोग पंप यूज़ करते हैं, तो जो लोग पंप यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ही सिंपल है। उनको ये करना है कि उनके बेजल्स जो चल रहे होते हैं पूरे दिन के, उसमें उनको ये करना है कि उनको अपना बेजल कम कर लेना है अफ्तारी से पहले, 3 से 4 घंटे पहले। अंदाज़न जो है इस रमज़ान में अफ्तारी हमारी 6:45-7 o'clock तक होगी। तो जो अफ्तारी आप कर रहे हैं उससे आपने 3 से 4 घंटे पहले, तकरीबन 4 बजे से आपने अपने बेजल्स को कम कर लेना है। 30 to 40% रिड्यूस कर लेना है बेजल्स को, टेम्प्रेरी बेजल को। और आपने अफ्तारी के 2 घंटे बाद तक अपने बेजल्स को 20% इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, तो अफ्तारी के जब आपने कर ली उसके 2 घंटे के बाद तक आपके बेजल्स जो है 20% इंक्रीज़ रहेंगे। ठीक है, अफ्तारी से 3 घंटे पहले 30% to 40% रिड्यूस, एंड आफ्टर अफ्तारी 2 hours आफ्टर अफ्तारी 20% इंक्रीज़। अच्छा, जो इसमें बोलस इंसुलिन है वो आपने अफ्तारी में अगेन लाइक जो MDIs पे लोग हैं उन्हीं की तरह आपने अकॉर्डिंग टू योर कार्ब रेशियोज आपने बिल्कुल पूरी की पूरी इंसुलिन लेनी है। रात का खाना खाएंगे उसमें पूरी की पूरी इंसुलिन लेनी है। सहरी के टाइम पे अगेन अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर ऑन MDI उन्हीं की तरह आपने कार्ब रेशियोज के अकॉर्डिंगली बोलस करना है और उसको डिक्रीज बाय 20% कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलस 10 यूनिट्स बनता है तो उसको आपने 8 यूनिट्स लेना है। अब हम लास्टली मूव करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर। टाइप 2 डायबिटीज़ में मैं सिर्फ और सिर्फ उन अफराद से इस वक्त मुतवज्जा हूँ जो लोग इंसुलिन थेरेपी के ऊपर है, तो इसलिए कि जो ओरल मेडिकेशंस के ऊपर है उनकी अलग गाइडलाइंस है। सॉरी। तो जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन थेरेपी के ऊपर मौजूद हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं कि वो 2 टाइम पे इंसुलिन लेते हैं। 70-30 जो कि मिक्स्ड इंसुलिन होती है वो 2 टाइम पे लेते हैं। तो उनको करना ये है कि जो उनकी मॉर्निंग की इंसुलिन होती है वो उनको शिफ्ट कर देना है अफ्तार के टाइम पे। ठीक है, मॉर्निंग पे अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो भी 70-30 मिक्स स्टार्ट 70-30 है या नोवो मिक्स 30 है, जो भी इंसुलिन है, मॉर्निंग की इंसुलिन को आपने शिफ्ट कर देना है इफ्तार के टाइम पे, और आपने उसको पूरी की पूरी उतना ही डोज लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग पे 20 यूनिट्स लेते हैं नोवोमिक्स 30 के, तो आपने इफ्तार के टाइम पे पूरे 20 यूनिट्स ही लेने हैं नोवोमिक्स 30 के। ठीक है, वो पूरी इंसुलिन लेनी है। और जो आपकी नाइट की या इवनिंग की जो इंसुलिन होती है टाइप 2 डायबिटीज़ में मिक्स्ड इंसुलिन जो होती है, तो आपने नाइट वाली इंसुलिन जो है या इवनिंग वाली इंसुलिन जो है उसको शिफ्ट करना है सहरी के टाइम पे रिड्यूस बाय 50%। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप इवनिंग के टाइम पे अगेन 20 यूनिट्स ले रहे हैं तो आप फिर सहरी के टाइम पे 10 यूनिट्स लेंगे, 50% रिड्यूस कर देंगे उसको, और फिर आप सहरी में 10 यूनिट्स लेके सहरी करके रोज़ा रखेंगे। और अगेन फिर जो आपकी मॉर्निंग की इंसुलिन की जो 20 यूनिट्स थे वो एज इट इज़ आप इफ्तारी पे ले रहे होंगे। तो इस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। इसमें चंद चीज़ और मैं बताता चलूँ जो कि ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपको रोज़े की हालत में आपकी ब्लड शुगर पूरे दिन में किसी भी टाइम पे 80 mg/dl या से कम या फिर 280 mg/dl से ऊपर जाए तो आपने रोज़ा तोड़ लेना है बिला झिझक। इसमें हम अल्लाह से यही उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि हमें गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक मजबूरी के तहत रोज़ा तोड़ रहे हैं और अपने आप को ख़तरे में डालने की बात है। तो 80 से कम अगर आपकी ब्लड शुगर जाएँ या 280 से ऊपर जाएँ, जो कि उम्मीद है कि नहीं जाएंगी अगर आप इन जो इंसुलिन डोजेज जो मैंने बताई है उसको अगर फॉलो करें, और कुछ डाइटरी इसमें भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कैसे क्या खाने हैं जो सहरी में और अफ्तारी में खाने चाहिए, वो इंशाल्लाह उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो अगर इनको फॉलो करें तो रोज़ा बासानी गुजारा जा सकता है।
ये भी एक ज़रूरी बात है इसमें कि रोज़ा छोड़ के रखें। रोज़ रखने से जो है अगेन कीटोन बॉडीज़ डेवलप होने का ख़तरा होता है, तो छोड़ के रखा जाए। इनमें से अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी बात फिर से आप देखना चाहते हैं तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिए। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप ज़रूर हमारे डायब सेल्स का जो पेज है या ग्रुप है उस पर अपनी क्यूरीज जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।